Hello, good morning, students. We are with our first lesson of 12th class. This is from NCERT because your entire syllabus of English has been changed into new. So, we are here with our first lesson of the class 12th. The first lesson name is the last lesson. The last lesson is your first lesson about the author. Alphonse Daudet, 1840 to 1897, was a French novelist and short story writer. The last lesson is set in the days of the Franco-Prussian War, which is occurred in 1870 to 1871, in which France were defeated. France was defeated by Prussia, led by Bismarck. Prussia then consisted of what now are the nations of Germany, Poland, and parts of Austria. In this story, the French districts of Alsace and Lorraine have passed into Prussian hands. Read the story to find out what effects this had on life at school. प्रिय छात्रों, ये हमारे इंग्लिश का पहला लेसन है क्लास 12th के लिए, द लास्ट लेसन। अल्फोंसो डैडेट, जो कि एक फ्रेंच नॉवलिस्ट और शॉर्ट स्टोरी राइटर थे, इन्होंने लघु कथाएं लिखी थी। द लास्ट लेसन इज अ सेट इन द डेज ऑफ द फ्रैंको प्रूशियन वॉर। लास्ट लेसन जो है उस समय की कहानी है या उस समय की बात है, ऐसे टाइप है जब फ्रैंको प्रूशियन वार हुआ था 1870 से 1871 के मध्य में, जिसमें जो है फ्रांस को हार मिली थी और फ्रांस को हराया था प्रूसिया, जो कि बिस्मार्क के अगुवाई में युद्ध हुआ था। प्रूसिया then consisted of what now are the nations of Germany, Poland and parts of Austria. उस समय जो है प्रूसिया जो हुआ करता था वो अब के इस समय के जर्मनी, पोलैंड और ऑस्ट्रिया के कुछ भागों को मिलाकर प्रूसिया हुआ करता था। इस कहानी में हम जो है फ्रांस के दो जिलों के बारे में, एल्सैक और लॉरेन के बारे में पढ़ेंगे, जो कि प्रूसियन के हाथों में चला गया था। सो अब हम शुरू करते हैं। यहाँ पे लिखा है, नोटिस दीज एक्सप्रेशंस इन द टेक्स्ट, इन्फर देयर मीनिंग फ्रॉम द कंटेस्ट। ये जो है मीनिंग लिखना है, तो इसमें जो पहला लिखा है, इसमें जो पहला वर्ड है इन ग्रेट ऑफ, इन ग्रेट ऑफ इसका मतलब होता है भय। इन ग्रेट ड्रेड ऑफ इसका मतलब होता है भययुक्त या भय से, ठीक है। इसका मतलब क्या होता है, भय से, ये इसका मतलब हो जाएगा। और इन यूजन, इन यूजन मतलब एक साथ। काउंटेड ऑन, काउंटेड ऑन मतलब गिनती करना, गिनती किया। अ ग्रेट बसल, अ ग्रेट बसल मतलब होता है बहुत बड़ी हलचल हो जाना मन में, उसको ग्रेट बसल बोलते हैं। थम्ड एट द एज, किनारे पर छूटा हुआ। रीअप्रोच आवर सेल्स विथ, स्वयं को सम्मिलित करते हुए या स्वयं को एक साथ लेकर चलते हुए। तो ये आपके कुछ फ्रेजल वर्ड्स हैं जो दिए गए हैं।
अब हम कहानी की शुरुआत करते हैं। आई स्टार्टेड फॉर ए स्कूल वेरी लेट दैट मॉर्निंग एंड वॉज इन ग्रेट ड्रेड ऑफ ए स्कॉल्डिंग, especially because M. Hamel had said that he would question us on participles, and I did not know the first word about them. उस दिन मैंने स्कूल उस दिन सुबह मैं स्कूल बहुत देरी से निकला एंड वॉज इन ग्रेट ड्रेड ऑफ स्कोल्डिंग, और जो है डांट खाने का बहुत डर था मेरे मन में। स्पेशली बिकॉज एम हैमल हैड सेड दैट ही वुड क्वेश्चन अस ऑन पार्टिसिपल्स। विशेषकर एम हैमल की डांट खाने का डर था क्योंकि उन्होंने जो है पार्टिसिपल के बारे में प्रश्न पूछने को कहा था, यानी पार्टिसिपल पूछने के लिए कहा था। ग्रामर का पार्ट होता है पार्टिसिपल, जिसको पूछने के लिए उन्होंने कहा था। एंड आई डिड नॉट नो द फर्स्ट वर्ड अबाउट देम, और मुझे उसका पहला ही शब्द नहीं याद आ रहा था। फॉर ए मोमेंट आई थॉट ऑफ रनिंग अवे एंड स्पेंडिंग द डे आउट ऑफ डोर्स। एक क्षण के लिए मैंने सोचा कि मैं जो है घर से भाग जाता हूँ, कहीं चला जाता हूँ और घर से बाहर पूरा दिन समय व्यतीत करता हूँ। इट वॉज सो वार्म, सो ब्राइट। बहुत गर्मी थी, धूप बहुत तेज़ थी। द बर्ड्स वर चर्पिंग एट द एज ऑफ द वुड्स। चिड़ियाँ जो है जंगल के एक किनारे पर, यानी जंगल में शोर कर रही थी, चहक रही थी। एंड इन द ओपन फील्ड पैक ऑफ द शॉमिल द प्रूशियन सोल्जर्स फॉर ड्रिलिंग। और जो है आरा मशीन, शॉमिल मतलब होता है आरा, मशीन घर। तो एक जो है खुला क्षेत्र था, एक खुला क्षेत्र था जो आरा मशीन घर के पीछे था। वहीं पर प्रूसियन जो सिपाही थे वे ड्रिलिंग कर रहे थे। इट वॉज ऑलमोस्ट मोर टेम्पटिंग दैन द रूल फॉर पार्टिसिपल्स। इट वॉज ऑलमोस्ट मोर टेम्पटिंग, यह जो है बहुत ही ज़्यादा मतलब उसकी आवाज़ बहुत ज़्यादा जो है टेम्पटिंग करने वाली थी, गुस्सा दिलाने वाली थी या इरिटेट कर रही थी। देन द रूल फॉर पार्टिसिपल, ठीक है, उससे भी ज़्यादा इरिटेट कर रही थी। जो पार्टिसिपल्स के रूल्स होते हैं जिनको याद करना है, उनसे भी ज़्यादा इरिटेट हो रही थी। बट आई हैड द स्ट्रेंथ टू रेसिस्ट एंड हरीड ऑफ टू स्कूल। बट आई हैड द स्ट्रेंथ टू रेसिस्ट एंड हरीड ऑफ टू स्कूल। लेकिन जो है मैं वहाँ से जो है जल्दीबाजी में या जल्दी से स्कूल के लिए निकला, क्योंकि मुझे जो है बहुत बाधा पहुँच रही थी। किससे? जो ड्रिलिंग हो रही थी। व्हेन आई पास द टाउन हॉल देयर वाज अ क्राउड इन फ्रंट ऑफ द बुलेटिन बोर्ड। जब मैं टाउन हॉल के पास पहुँचा तो वहाँ पे एक बुलेटिन बोर्ड यानी समाचार पट्टिका लगी हुई थी, तो उसके सामने भीड़ देखी। फॉर द लास्ट 2 years all our bad news had come from there. For the last 2 years all our bad news had come from there. पिछले 2 सालों से हमारे लिए जो है उस नोटिस बोर्ड पर बेकार न्यूज़ यानी बुरी न्यूज़ ही आ रही थी। द लॉस्ट बैटल्स, द ड्राफ्ट, द ऑर्डर्स ऑफ कमांडिंग ऑफिसर। द लॉस्ट बैटल्स, युद्ध के बारे में। द ड्राफ्ट, छोड़ के जाने के बारे में। द ऑर्डर्स ऑफ द कमांडिंग ऑफिसर, जो वहाँ का कमांडिंग ऑफिसर होता था उसके जो है ऑर्डर्स के बारे में। एंड आई थॉट टू माई सेल्फ विदाउट स्टॉपिंग व्हाट कैन बी द मैटर नाउ। मैं बिना रुके जो है स्वयं ही सोच रहा था कि क्या मामला हो सकता है। देन एज आई हरीड बाय एज फास्ट एज आई कुड, तब मैं जो है उतनी जल्दी चलने लगा जितना मैं चल सकता था, यानी मैं उतनी जल्दी में था जितना मैं हो सकता था या चल सकता था, जा सकता था। द ब्लैक स्मिथ वॉचर हु वॉज देयर, लोहार वॉचर जो कि वहाँ पर था, विथ हिज अप्रेंटिस, अपने चेलों के साथ,
रीडिंग द बुलेटिन, वह भी जो है समाचार पढ़ रहा था। कॉल्ड आफ्टर मी, उसने मुझे पुकारा। डोंट गो शो फास्ट बब, छोटे बच्चे इतनी तेज़ी से मत जाओ। यू विल गेट टू योर स्कूल इन प्लेंटी ऑफ टाइम, तुम जो है ठीक समय से स्कूल पहुंच जाओगे, मतलब जल्दी मत जाओ, तुम ठीक समय से स्कूल पहुंच जाओगे, समय रहते ही स्कूल पहुंच जाओगे। आई थॉट ही वॉज मेकिंग फन ऑफ मी, मैंने सोचा कि वह मेरे साथ मजाक कर रहा था। एंड रीच्ड एम हैमल्स लिटिल गार्डन ऑल आउट ऑफ ब्रेथ, और मिस्टर हैमल्स के छोटे से बगीचे में सांस लेते हुए मैं पहुंचा, जैसे तैसे पहुंचा। मिस्टर हैमल, let me talk about Mr. Hamel. Mr. Hamel was a teacher. Mr. Hamel was a teacher in which the writer was going to study. Usually, when school began, there was a great bustle. There was a great bustle. सामान्यतः जब स्कूल खुलता था तो बहुत स्कूल में बहुत हलचल होती थी, बहुत हलचल होती थी। विच कुड बी हर्ड आउट इन द स्ट्रीट, जो कि गली से सुना जा सकता था। द ओपनिंग एंड क्लोजिंग ऑफ डेस्क्स, लेसन्स रिपीटेड इन यूनिसन, वेरी लाउड विथ आवर हैंड्स ओवर आवर ईयर्स टू अंडरस्टैंड बेटर। द ओपनिंग एंड क्लोजिंग ऑफ डेस्क, डेस्क का खुलना बंद होना, लेसन्स रिपीटेड इन यूनिसन, एक स्वर में जो है लेसन को रिपीट करना। वेरी लाउड यानी बहुत जो है मतलब वेरी लाउड यानी तेज़ आवाज़ में। विथ आवर हैंड्स ओवर आवर ईयर्स टू अंडरस्टैंड बेटर, हम अपने हाथों को जो है अपने कानों पर रख लेते थे ताकि हमें अच्छे से समझ आए। एंड द टीचर्स ग्रेट रूलर रैपिंग ऑन द टेबल, और जो है अध्यापकों की जो ग्रेट यानी रूलर यानी छड़ी होती थी वह टेबल पर पीटी जाती थी या थपथपाई जाती थी। बट नाउ इट वॉज ऑल सो स्टिल, लेकिन बट नाउ इट वॉज ऑल सो स्टिल, लेकिन आज सब कुछ तो वैसे की वैसे है, यानी सब कुछ शांत है। आई हैड काउंटेड ऑन द कमोशन टू गेट टू माई डेस्क विदाउट बींग शीन। I had counted on the commotion to get to my desk without being seen, यानी मैं जो है धीरे से बिना किसी हलचल के अंदर अपने डेस्क की तरफ बढ़ा, और बिना देखे बढ़ा, बिना बिना मतलब ऐसे बढ़ा जैसे मुझे कोई देख नहीं रहा। बट ऑफ कोर्स दैट डे एवरीथिंग हैड टू बी एज क्वाइट एज संडे मॉर्निंग, लेकिन वास्तव में उस दिन सब कुछ इतना शांत था जैसे कि संडे की सुबह होती है। थ्रू द विंडो आई सा माई क्लासमेट्स, मैंने खिड़की से अपने जो है सहपाठियों को देखा। ऑलरेडी इन देयर प्लेसेस, वे सभी अपने स्थान पर बैठे हुए थे। एंड एम हैमल वॉकिंग अप, और एम हैमल वॉकिंग अप एंड डाउन, और एम हैमल जो है इधर उधर टहल रहे थे। विथ हिज टेरिबल आयरन रूलर अंडर हिज आर्म, और उन्होंने हाथ में अपने लोहे की छड़ी को पकड़ रखा था। आई हैड टू ओपन द डोर एंड गो इन बिफोर एवरीबडी। आई हैड टू ओपन द डोर एंड गो इन बिफोर एवरीबडी, मुझे जो है दरवाजे को खोलना पड़ा और सबके सामने जाने से पहले, यानी जब तक मैं कमरे में प्रवेश होकर सबके सामने उपस्थित होता, यू कैन इमेजिन हाउ आई ब्लस्ड एंड हाउ फ्राइटनेड आई वॉज, तो आप सोच सकते हैं या आप कल्पना कर सकते हैं कि मैं कितना लज्जित था। एंड हाउ फ्राइटनेड आई वॉज, और कितना डरा हुआ था। ब्लस्ड मतलब होता है लज्जित होना, और फ्राइटनेड डरा होना। बट नथिंग हैपेंड, लेकिन कुछ नहीं हुआ। एम हैमल सॉ मी, एम हैमल ने मुझे देखा। एंड शेड वेरी काइंडली, और बहुत जो है
मधुर आवाज़ में कहा, गो टू योर प्लेस क्विकली लिटिल फ्रेंच, छोटे फ्रेंच, जल्दी से तुम अपने स्थान पर जाओ। वी वर बिगिनिंग विदाउट यू, हम तुम्हारे बिना यानी जो है हम तुम्हारे बिना क्लास को शुरू करने वाले थे या कर रहे थे। आई जम्प्ड ओवर द बेंच एंड सैट डाउन एट माई डेस्क, मैं जो है अपने बेंच पर उछला या कूद कर गया, फांद कर गया। एंड सैट डाउन एट माई डेस्क, और अपने डेस्क पे बैठा। नॉट टिल देन व्हेन आई गॉट ए लिटिल ओवर माई फ्राइट, नॉट टिल देन, तब तक मुझे ऐसा कुछ एहसास नहीं हुआ जब तक मैं थोड़ा सा डरा हुआ नहीं था। डिड आई सी दैट आवर टीचर हैड ऑन हिज ब्यूटिफुल ग्रीन कोट, जब तक मैंने ऐसा नहीं देखा कि हमारे जो अध्यापक थे उन्होंने अपनी हरे कलर की सुंदर सी कोट पहन रखी थी। हिज फ्रिल्ड शर्ट, और चमकती हुई या झलकती हुई शर्ट पहनी थी। एंड द लिटिल ब्लैक सिल्क कैप, और उन्होंने अपने सर पे छोटी सी सिल्क वाली टोपी पहन रखी थी, ऑल एम्ब्रॉयडर्ड, जो कि चारों तरफ से कढ़ाई युक्त थी। दैट ही नेवर वॉर एक्सेप्ट ऑन इंस्पेक्शन एंड प्राइज डेज, जिसको उन्होंने जो है निरीक्षण के समय, यानी जब एग्ज़ाम वगैरह होता था तो निरीक्षण होता था, और जब पुरस्कार दिया जाता था उसके समय के अलावा कभी नहीं पहनी थी। यानी निरीक्षण के समय जिसको पहनते थे और पुरस्कार देने वाले दिन पहनते थे, केवल इन्हीं 2 दिन वो पहनते थे उस जो है शर्ट और कैप को और कोट को। बिसाइड्स द होल स्कूल सीम्ड टू सो स्ट्रेंज एंड सोलेम, इसके अलावा ये भी था कि पूरा स्कूल जो है बहुत ही विचित्र और गंभीर लग रहा था। सोलेम मतलब होता है गंभीर, SOLEMN। बट द थिंग दैट सरप्राइज्ड मी मोस्ट वाज टू सी But the thing that surprised me most was to see on the back benches that were always empty। लेकिन मेरे लिए सबसे ज़्यादा आश्चर्य करने वाली बात यह थी कि जब मैंने पीछे बेंच पर पीछे देखा, जो कि हमेशा खाली रहती थी, द विलेज पीपल सिटिंग क्वाइटली लाइक आवर सेल्व्स, उस पर गांव के लोग हमारी तरह बिल्कुल चुपचाप बैठे थे, जिसमें ओल्ड हॉसर थे विथ हिज 3 कॉर्नर्ड हैट। ओल्ड हॉसर यानी बूढ़े हॉसर थे जिन्होंने 3 कोने वाली टोपी पहन रखी थी। द फॉर्मर मेयर, और पूर्व जो है शहर का मेयर था। द फॉर्मर पोस्टमास्टर, पूर्व पोस्टमास्टर था। एंड सेवरल अदर्स बिसाइड, और उनके अलावा कुछ और दूसरे लोग भी थे। एवरीबडी लुक्ड सैड, हर कोई दुखी था। एंड हॉसर हैड ब्रॉट एन ओल्ड प्राइमर thumbed at the edge, and he held it open on his knees with his great spectacles laying across the page। और हॉसर ने एक पुरानी जो है प्राइमर, पुराने दस्तावेज को लाया था, थम्ड एट द एज, और उसको उन्होंने एक कोने पर पकड़ रखा था। एंड ही हेल्ड इट ओपन ऑन हिज नीज, और उन्होंने उसे अपने घुटनों पर खोल कर रखा था। विथ हिज ग्रेट स्पेक्टिकल्स लेइंग अक्रॉस द पेजेस, और जो है अपने बड़े बड़े चश्मों के साथ, यानी बड़े बड़े चश्मों से उस पेजेस को देख रहे थे। वाइल आई वॉज वॉन्डरिंग अबाउट इट ऑल एम हैमल माउंटेड हिज चेयर। ये सब मैं देखकर जो है आश्चर्य में था। एम हैमल माउंटेड हिज चेयर, एम हैमल अपने चेयर पर बैठ गए, अपनी कुर्सी पर बैठ गए। एंड इन द सेम ग्रेव एंड जेंटल टोन विच ही हैड यूज्ड टू मी, और ठीक उसी तरह से जिस तरह से उन्होंने मुझे प्यार से कहा था, उसी तरह से दुखी और जो है साधारण आवाज़ में कहा, शेड कहा, माई चिल्ड्रन, मेरे बच्चों,
दिस इज द लास्ट लेसन आई शैल गिव यू। यह जो मैं तुम लोगों को आज पढ़ा रहा हूँ अंतिम लेसन है। द ऑर्डर हैज़ कम फ्रॉम बर्लिन टू टीच ओनली जर्मन इन द स्कूल्स ऑफ एल्सेक एंड लॉरेन। बर्लिन से आदेश आया है कि एल्सेक और लॉरेन के स्कूलों में केवल जर्मन भाषा ही पढ़ाई जाए। द न्यू मास्टर कम्स टुमारो, दिस इज़ योर लास्ट फ्रेंच लेसन। तुम्हारा जो नया टीचर होगा वो कल स्कूल में उपस्थित होगा और दिस इज़ योर लास्ट फ्रेंच लेसन, यह जो है आप सबका अंतिम फ्रेंच लेसन है। आई वॉन्ट टू बी वेरी अटेंटिव, आई वॉन्ट टू बी वेरी अटेंटिव। मैं बहुत ही कर्तव्यनिष्ठ रहना चाहता हूँ। व्हाट ए थंडर क्लैप दीज वर्ड्स वर टू मी। ये सारे शब्द सुनकर जो है मुझे बहुत ही आश्चर्य हुआ, बहुत ही। थंडर क्लैप मतलब आश्चर्य होना, सरप्राइज होना, चौंकाने वाला होना। ऑन द रिचेस, दैट वॉज व्हाट दे हैड पुट अप एट द टाउन हॉल। ऑन द रिचेस, दैट वॉज व्हाट दे हैड पुट अप एट द टाउन हॉल। क्या यही बात थी जो कि टाउन हॉल पे जो है बुलेटिन बोर्ड पर रखी गई थी? तो यही बात थी। ओह, माई लास्ट फ्रेंच लेसन, वाई आई हार्डली न्यू हाउ टू राइट। माई लास्ट फ्रेंच लेसन, वाई, मेरी अंतिम फ्रेंच लेसन, क्यों? आई हार्डली न्यू हाउ टू राइट, मैंने बड़ी कठिनता से इसे लिखना सीखा था। आई शुड नेवर लर्न एनी मोर, मैं इससे ज़्यादा और नहीं सीख सकता था या सीखना चाहता था। आई मस्ट स्टॉप देयर देन, और तब मैं इसे रोकना चाहता था। ओह, हाउ सॉरी आई वॉज फॉर नॉट लर्निंग माई लेसन। ओह, हाउ सॉरी आई वॉज फॉर नॉट लर्निंग माई लेसन्स, फॉर सीकिंग ब्रिज एग्स, फॉर सीकिंग बर्ड्स एग्स और गोइंग शील्डिंग ऑन द शार। मैं कितना जो है खेद व्यक्त करता था या दुखी होता था। आई वॉज फॉर नॉट लर्निंग माई लेसन्स, मैं अपने पाठों को नहीं याद करता था। किस में मुझे आनंद मिलता था? फॉर सीकिंग बर्ड्स, चिड़ियों को खोजना या चिड़ियों के अंडों को खोजना। फॉर सीकिंग बर्ड्स एग्स, चिड़ियों के अंडों को खोजना। और गोइंग शील्डिंग ऑन द शार, और स्लाइडिंग ऑन द शार, या फिर शार पर जो है स्लाइड करते हुए जाना, या शार पर स्लाइड करने के लिए जाना। माई बुक्स दैट हैड सीम्ड सच ए नॉसेंस ए फाइल अगो, मुझे एक क्षण पहले या कुछ समय पहले मेरी किताबें जो भद्दी लगती थी, बेकार लगती थी। शो हैवी टू कैरी, लाने ले जाने के लिए बहुत भारी लगती थी। माई ग्रामर एंड माई हिस्ट्री ऑफ द सेंट्स वर ओल्ड फ्रेंड्स नाउ दैट आई couldn't कीप अप। मेरी ग्रामर की पुस्तक, मेरी इतिहास जो कि जो है सेंट से भरे हुए हैं, यानी जिसमें संत लोग हैं। वर ओल्ड फ्रेंड्स, वो मेरे जो है पुराने साथी हैं। नाउ दैट आई couldn't कीप अप, जिनको मैं अब नहीं छोड़ सकता था। एंड एम हैमल टू, द आइडिया दैट ही वॉज गोइंग अवे, दैट आई शुड नेवर सी हिम अगेन। और सबसे बड़ी बात, एम हैमल थे, उनके जाने के विचार से ही, द आइडिया दैट ही वॉज गोइंग अवे, उनके जाने के विचार से ही, दैट आई शुड नेवर सी हिम अगेन, मुझे दुख था कि मैं उन्हें फिर से दोबारा नहीं देख पाऊंगा। मेड मी फॉरगेट ऑल अबाउट हिज रूलर एंड हाउ क्रैंकी ही वॉज। उनके जाने के विचार से ही कि मैं उन्हें दोबारा देख नहीं पाऊंगा, मैं उनके उस छड़ी को भूल गया, उस छड़ी के बारे में बिल्कुल भूल गया। और यह भी भूल गया कि वह कितने क्रैंकी थे। क्रैंकी यानी वह कितने जो है चिड़चिड़े थे। पुअर मैन, इट वॉज इन ऑनर ऑफ दिस लास्ट लेसन दैट ही हैड पुट ऑन हिज फाइन संडे क्लोथ्स
and now I understood. Poor man, बेचारे, it was in honor of this last lesson that he had put on his fine Sunday clothes. रविवार के दिन पहने जाने वाला कपड़ा जो आज उन्होंने पहना था, यह लास्ट लेसन के ऑनर यानी सम्मान के बारे में था, उस टीचर के बारे में था जो आज अंतिम लेसन देने वाला था. एंड नाउ आई अंडरस्टूड, और अब मुझे समझ में आया, वाई द ओल्ड मैन ऑफ द विलेज वर सिटिंग देयर इन द बैक ऑफ द रूम. क्यों गांव के बूढ़े लोग क्लासरूम के पीछे बैठे हुए थे. इट वॉज बिकॉज दे वर सॉरी टू दैट दे हैड नॉट गॉन टू स्कूल मोर. इट वॉज बिकॉज दे वर सॉरी, यह ऐसा था क्योंकि वे दुखी थे, बहुत दुखी थे. दैट दे हैड नॉट गॉन टू स्कूल मोर, क्योंकि जो है उन्हें अब वे जो है कभी स्कूल नहीं गए थे, वे इतने दिन तक कभी स्कूल नहीं गए थे. इट वॉज देयर वे ऑफ थैंकिंग आवर मास्टर फॉर हिज 40 years ऑफ फेथफुल सर्विस. यह हमारे टीचर को, हमारे मास्टर को उसके 40 वर्षों की जो है फेथफुल यानी ईमानदारी से सेवा करने के लिए धन्यवाद देने का तरीका था. ऑफ शोइंग देयर रिस्पेक्ट, यह उनके सम्मान करने का तरीका था. फॉर द कंट्री दैट वाज देयर्स नो मोर, यानी यह उनके उस देश को सम्मान करने का तरीका था जो कि अब उनका नहीं था. वाइल आई वॉज थिंकिंग ऑफ ऑल दिस, जब मैं ऐसा सोच रहा था, आई हैड माई नेम कॉल्ड, मुझे मेरा नाम सुनाई दिया, यानी मुझे पुकारा गया. इट वॉज माई टर्न टू रिसाइट, यह मेरी बारी थी, मुझे पढ़ना था. वाट वुड आई नॉट हैव गिवन टू बी एबल टू से दैट dreadful rule for the participle although. What would I not have given to be able to say that dreadful rule for the participle all through. मैंने पार्टिसिपल के रूल को याद करने के लिए क्या नहीं किया था. मैंने जो है उस छड़ी के डर के नाते, ड्रेडफुल यानी उस भयानक छड़ी के डर के नाते याद करने के लिए, पार्टिसिपल के रूल्स को याद करने के लिए क्या नहीं किया था. बट मैं बोल नहीं सकता था. वेरी लाउड एंड क्लियर एंड विदाउट वन मिस्टेक, लेकिन मैं वेरी लाउड एंड क्लियर एंड विदाउट वन मिस्टेक, मैं उस छड़ी के डर के नाते वेरी लाउड यानी तेज़ आवाज़ में और स्पष्ट बिना किसी गलती के जो है बोलना चाह. बट आई गॉट मिक्सड अप ऑन द फर्स्ट वर्ड्स एंड स्टूड देयर, लेकिन पहले शब्द को ही गलत बोल गया और वहीं खड़ा रहा. होल्डिंग ऑन टू माई डेस्क, माई हार्ट बीटिंग एंड नॉट डेयरिंग टू लुक अप. होल्डिंग ऑन टू माई डेस्क, मैं अपने डेस्क को पकड़कर खड़ा रहा. मेरा हृदय जोर जोर से धड़क रहा था, तेज़ी से धड़क रहा था. एंड नॉट डेयरिंग टू लुक अप, और हिम्मत नहीं हो रही थी कि मैं ऊपर देख सकूं. आई हर्ड एम हैमल से टू मी, मैंने सुना एम हैमल मुझसे कहते हैं, आई वॉन्ट स्कूल्ड यू, मैं तुम्हें नहीं डांटना चाहता. लिटिल फ्रेंच, मैं तुम्हें नहीं डांटना चाहता. यू मस्ट फील बैड इनफ, तुमको बहुत बुरा लगेगा. सी हाउ इट इज़, देखो कैसा है ये. एवरी डे वी हैव सेड टू आवर सेल्व्स, आई हैव प्लेंटी ऑफ टाइम. प्रत्येक दिन हम यह कहते थे, हम खुद से ये कहते थे, अभी बहुत समय है. आई हैव प्लेंटी ऑफ टाइम, बहुत समय है. आई लर्न इट टुमारो, मैं इसे कल याद कर लूँगा. एंड नाउ यू सी वेयर वी हैव कम आउट, और तुम देखो कि हम कहाँ पहुँच चुके हैं. दैट इज़ द ग्रेट ट्रबल विथ एल्सेक, शी पुट्स ऑफ लर्निंग टिल टुमारो. बड़े दुख की बात है कि एल्सेक के लिए यह बहुत कठिन समय है. सी पुट्स ऑफ लर्निंग टिल टुमारो, एल्सेक जो है कल से
सीखना बंद कर देगा। नाउ दोज फेलोज आउट देयर विल वी हैव द राइट टू से टू यू। नाउ दोज फेलोज यानी अब जो कल आने वाले सहपाठी होंगे, देयर विल हैव द राइट टू से टू यू, उनके पास तुमसे यह कहने का अधिकार होगा, हाउ इज इट यू प्रिटेंडेड टू बी फ्रेंचमैन। हाउ इज इट यू प्रिटेंडेड टू बी फ्रेंचमैन। और यह कैसे होगा कि तुम्हें जो है एक फ्रांसीसी कहा जाएगा, एंड येट यानी फ्रेंचमैन कहा जाएगा, एंड येट यू कैन नीदर स्पीक नॉर राइट योर ओन लैंग्वेज। फिर भी तुम जो है ना तो अपने लैंग्वेज को बोल सकते हो और ना ही लिख सकते हो। बट यू आर नॉट द वर्स्ट पुअर लिटिल फ्रेंच, लेकिन तुम ही सबसे जो है बेकार नहीं हो लिटिल फ्रेंच। वी हैव ऑल ए ग्रेट डील टू रिप्रोच आवर सेल्व्स विथ। हमारे पास जो है एक बहुत बड़ा अवसर है कि हम स्वयं को अपने आप को एक साथ ले चलें। योर पेरेंट्स आर नॉट एंक्सियस इनफ टू हैव यू लर्न। तुम्हारे माता पिता भी बहुत ज़्यादा इच्छा नहीं रखते कि तुम्हें बहुत कुछ सिखाया जाए। दे प्रेफर टू पुट यू टू वर्क ऑन ए फार्म और एट द मिल्स। वह तुम्हें किसी फार्म में या किसी मिल में काम करने के लिए रखना चाहते हैं। सो एज टू हैव ए लिटिल मोर मनी, ताकि वे जो है थोड़ा सा अधिक धन कमा सकें। एंड आई हैव बीन टू ब्लेम ऑल्सो। और मुझे भी जो है ब्लेम किया जाता था, ब्लेम किया जाता है, किया जा चुका है। हैव आई नॉट ऑफन सेंट यू टू वाटर माई फ्लावर्स इंस्टेड ऑफ लर्निंग योर लेसन्स। क्या मैंने तुम्हें कभी जो है तुम्हारे लेसन को याद करने के बदले अपने पौधों को पानी देने के लिए नहीं भेजा? मैंने भेजा है। एंड व्हेन आई वांटेड टू गो फिशिंग, और जब मैं मछली मारने के लिए जाना चाहता था, डिड आई नॉट जस्ट गिव यू ए हॉलीडे। क्या मैंने तुम्हारे लिए छुट्टी नहीं की है? देन फ्रॉम वन थिंग टू अनदर एम हैमल वेंट ऑन टू टॉक द फ्रेंच लैंग्वेज। उसके बाद एक एक करके एम हैमल फ्रेंच लैंग्वेज में बात करने लगे। एक के बाद एक उन्होंने जो है फ्रेंच लैंग्वेज में बात कही। सेइंग दैट इट वाज द मोस्ट ब्यूटीफुल, यह कहते हुए कि यह बहुत ही सुंदर भाषा है, यह जो है विश्व की एक सुंदरतम भाषा है। द क्लियरेस्ट, द मोस्ट लॉजिकल, दैट वी मस्ट गार्ड इट एमंग अस एंड नेवर फॉरगेट इट। द क्लियरेस्ट, सबसे स्वच्छ, शुद्ध, द मोस्ट लॉजिकल, सबसे लॉजिक भरी, मोस्ट वी मस्ट गार्ड इट एमंग अस एंड नेवर फॉरगेट इट। हमें इसे अपने अंदर जो है सुरक्षित करना है, यानी अपने साथ साथ सुरक्षित करना है और इस भाषा को नहीं भूलना है। बिकॉज व्हेन ए पीपल आर इंस्लेव्ड, क्योंकि जब किसी व्यक्ति को दास बनाया जाता है, यानी जब लोगों को दास बनाया जाता है, इंस्लेव्ड मतलब दास होता है। एज लॉन्ग एज दे होल्ड फास्ट टू देयर लैंग्वेज, इट इज़ एज इफ दे हैड द की टू देयर प्रिजन। एज लॉन्ग एज दे होल्ड फास्ट टू देयर लैंग्वेज, वे जो है काफ़ी समय तक अपनी भाषा को जो है बचाए रखते हैं। एज इफ़ दे हैड द की टू देयर प्रिजन, जबकि वे जो है किसी जेल में रखे जाते हैं या किसी कैदी की तरह रखे जाते हैं, तब भी वे अपनी भाषा को बचाए रखते हैं। देन ही ओपनड ए ग्रामर एंड रीडस आवर लेसन, तब उन्होंने एंड रीडस आवर लेसन, तब उन्होंने जो है ग्रामर की किताब खोली और हमारे लेसन को पूरा किया। आई वॉज अमेज्ड टू सी हाउ वेल आई अंडरस्टूड इट। मैं बहुत अचंभित था कि मैंने कैसे इसे अच्छी तरीके से समझ लिया। ऑल ही सेड सीम्ड सो ईजी,
जो कुछ भी उन्होंने समझाया बहुत आसान लगा, सो इजी, बहुत एकदम आसान लगा। आई थिंक टू दैट आई हैड नेवर लिसन्ड सो केयरफुली। मैंने ये भी सोचा कि मैंने कभी इस तरह से ध्यान देकर नहीं सुना था। एंड दैट ही हैड नेवर एक्सप्लेन्ड एवरीथिंग विथ सो मच पेशेंस। और यह भी सोचा कि कभी भी हमारे टीचर ने यानी एम हैमल ने एक एक बात को इतनी धैर्यता के साथ एक्सप्लेन किया हो, यानी कभी उन्होंने एक्सप्लेन नहीं किया। इट सीम्ड ऑलमोस्ट एज इफ़ द पुअर मैन वांटेड टू गिव अस ऑल द न्यू बिफोर गोइंग अवे। ऐसा लगता था कि यह बेचारा आदमी अपने जाने से पहले जो भी कुछ नॉलेज इसको है, जानकारी इसको है, सब कुछ दे देना चाहता है, हमें सब कुछ दे देना चाहता है। एंड टू पुट इट ऑल इनटू आवर हेड्स एट वन स्ट्रोक, और सब कुछ एक ही बार में हमारे मस्तिष्क में रख देना चाहता है। आफ्टर द ग्रामर के बाद वी हैड ए लेसन इन राइटिंग। हमको जो है एक लेसन लिखना था। दैट डे एम हैमल हैड न्यू कॉपीज़ फॉर अस। उस दिन एम हैमल ने हमारे लिए नई कॉपियाँ रखी थी। रिटन इन ए ब्यूटीफुल राउंड फ्रेंच एल्सेक, जिस पे जो है राउंड हैंड में फ्रेंच एल्सेक लिखा हुआ था। दे लुक्ड लाइक लिटिल फ्लैग्स फ्लोटिंग एवरीवेयर इन द स्कूल रूम। वह ऐसा लगता था कि ये सारे वर्ड्स जो है झंडों के समान क्लासरूम में, स्कूल के रूम में हर जगह तैर रहे थे, फ्लोटिंग कर रहे थे। हंग फ्रॉम द रोड एट द टॉप ऑफ आवर डेस्क। ऐसा लगता था कि ये सारे वर्ड्स हमारे डेस्क के ऊपर किसी रॉड में लगाए गए थे या लटकाए गए थे। यू ought to have seen how everyone set to work। आपको यह देखना होगा। You ought to have seen how everyone set to work and how quiet it was। आपको यह जानकर हैरानी होगी या आपको यह देखना होगा कि कैसे प्रत्येक जो है हर एक काम को सेट किया गया था, या हर एक काम को कितनी बारीकी से किया गया था। एंड हाउ क्वाइट इट वाज, और कितना शांत था, कितना अच्छा था। द ओनली साउंड वाज स्क्रैचिंग ऑफ द पेन्स ओवर द पेपर। केवल एक ही साउंड सुनाई दे रहा था, जो पेन का पेपर के ऊपर चलना था। वंस सम बीटल्स फ्लू इन। एक बार कुछ मक्खियाँ या जो है कीट पतंगे अंदर की तरफ उड़ कर आए। बट नोबडी पेड एनी अटेंशन टू देम। लेकिन किसी ने भी उनकी तरफ ध्यान नहीं दिया। नॉट इवन द लिटिलेस्ट वंस। थोड़ा सा भी ध्यान नहीं दिया किसी ने। हु वर्कड राइट ऑन ट्रेसिंग देयर फिश हुक्स। उन लोगों ने भी थोड़ा सा ध्यान नहीं दिया जो है फिश हुक्स को ट्रेस करने का काम कर रहे थे। एज इफ दैट वॉज फ्रेंच। यहाँ तक कि वह जो है फ्रेंच भी थे। ऑन द रूफ द पिजन्स कूड वेरी लो। छत पर बैठकर जो कबूतर थे वे बहुत धीमी आवाज़ में कू कर रहे थे। एंड आई हैड थॉट टू माई सेल्फ। और मैंने खुद सोचा, विल दे मेक देम सिंग इन जर्मन इवन द पिजन्स। क्या कबूतर भी जर्मन भाषा में गाना गाएंगे? क्या कबूतर भी जर्मनी भाषा में या जर्मन भाषा में गाना गाएंगे? Whenever I looked up from my writing, I saw M. Hamel sitting motionless in a chair and gazing first at one thing. Whenever I looked up from my writing, लिखने के बाद जब मैंने ऊपर देखा तो मैंने देखा एम हैमल सिटिंग मोशनलेस, कि एम हैमल अपने कुर्सी पर बिना किसी गति के
जो है बैठे, यानी एकदम शांत बैठे थे। एंड गेजिंग फर्स्ट एट वन थिंग, और किसी एक चीज़ पर ध्यान लगाए बैठे थे। देन एट अनदर, फिर उन्होंने दूसरे को देखा। एज इफ ही वांटेड टू फिक्स इन हिज माइंड जस्ट हाउ एवरीथिंग लुक्ड इन दैट लिटिल क्लासरूम स्कूल रूम। ऐसा लगता था कि वह प्रत्येक वस्तु को अपने दिमाग में जो है फिट कर लेना चाहते थे, या स्थापित कर लेना चाहते थे, अपने दिमाग में रख लेना चाहते थे कि प्रत्येक वस्तु उनके स्कूल में प्रत्येक वस्तु, या उनके स्कूल के रूम में प्रत्येक वस्तु, छोटी छोटी प्रत्येक वस्तु कैसी दिखती थी। फैंसी फॉर 40 years ही हैड बीन देयर इन द सेम प्लेस। 40 वर्षों तक वह जो है इसी स्थान पर रहे। विथ हिज गार्डन आउटसाइड द विंडो एंड हिज क्लास इन फ्रंट ऑफ हिम। वह अपने 40 वर्षों तक इसी स्थान पर रहे, अपने बगीचे में, आउटसाइड द विंडो। अपने बगीचे को वह खिड़की से बाहर झांक कर देख लिया करते थे, जो कि क्लास के सामने ही थी। एंड हिज क्लास इन फ्रंट ऑफ हिम, और क्लास उनके सामने थी। जस्ट लाइक दैट ओनली द डेस्क एंड बेंचेस हैड बीन worn स्मूथ। ठीक उसी तरह से ओनली द डेस्क एंड बेंचेस हैड बीन worn स्मूथ। द वॉलनट ट्रीज इन द गार्डन वर taller। डेस्क और बेंच केवल थोड़ा सा पुराने हो गए थे, यानी थोड़े से पुराने हो गए थे। द वॉलनट ट्रीज इन द गार्डन वर taller। और जो वॉलनट यानी अखरोट के पौधे थे, पेड़ थे बगीचे में, वे बड़े हो गए थे। एंड द hoop vine that he had planted himself twined about the windows to the roof। और उन्होंने जो लताएं लगाई थी वे आपस में ट्वाइंड मतलब होता है उलझ जाना, वे आपस में उलझ कर उस खिड़की से होकर छत पर चली गई थी। हाउ इट मस्ट हैव ब्रोकन हिज हार्ट टू लीव इट ऑल। हाउ इट मस्ट हैव ब्रोकन हिज हार्ट टू लीव इट ऑल, पुअर मैन, to hear his sister moving about in the room above, packing their trunks, for they must have the country next day। How it must have broken his heart, किस तरह से उनका हृदय टूट गया, और वह इन सारी वस्तुओं को छोड़कर जा रहे हैं बेचारे। जब उन्होंने सुना अपनी बहन को ऊपर रूम में पैकिंग करते हुए, यानी देयर ट्रंक्स यानी सामानों की पैकिंग करते हुए सुना, तो वह एकदम स्तब्ध रह गए, शांत बैठ गए। फॉर दे मस्ट लीव द कंट्री नेक्स्ट डे। अगले दिन वे जो है इस शहर को, इस देश को छोड़कर जाने वाले थे। बट ही हैड द करेज टू हियर एवरी लेसन टू द वेरी लास्ट। लेकिन उनको जो है अंतिम लेसन, यानी जो अंतिम पाठ था, उनको उसको सुनने का साहस था। आफ्टर द राइटिंग वी हैड ए लेसन इन हिस्ट्री। लिखने के बाद हमारे सामने इतिहास का एक पाठ था। एंड देन द बेबीज chanted देयर बा बे बी बो बू। और उसके बाद जो बच्चे थे वे जो है कुछ शब्दों को चैंट कर रहे थे, बोल रहे थे। बा बे बी बो बू। डाउन देयर एट द बैक ऑफ द रूम ओल्ड हसर हैड पुट ऑन हिज spectacles and holding his primer in both hands। डाउन देयर एट द बैक ऑफ द रूम, कमरे के नीचे बगल में नीचे एक और कमरा था, जिसमें ओल्ड हसर हैड पुट ऑन हिज स्पेक्टिकल्स एंड होल्डिंग हिज प्राइमर इन बोथ हैंड्स। जिसमें जो है बूढ़े हसर चश्मा लगाए हुए अपने हाथ में अपने प्राइमर यानी अपने दस्तावेज को दोनों हाथ में पकड़े हुए बैठे हुए थे। स्पेल्ड द लेटर्स विद देम। वे लेटर्स को पढ़ रहे थे। यू कुड सी दैट ही टू वाज क्राइंग। आप देख सकते थे कि वह भी जो है चिल्ला रहे थे, रो रहे थे।
His voice trembled with emotion. उनकी आवाज़ जो है भावनात्मक रूप से काँप रही थी। ट्रम्बल्ड मतलब काँपना होता है। एंड इट वॉज सो फनी टू हियर हिम दैट वी ऑल वांटेड टू लाफ एंड क्राई। और उनकी आवाज़ को सुनकर जो है बहुत ही मजाकिया लग रहा था। हम जो है उनकी आवाज़ को सुनकर हंसना भी चाहते थे और चिल्लाना भी चाहते थे। हाउ विल आई रिमेंबर इट दैट लास्ट लेसन। हमें इस बात का एहसास रहेगा कि हम कैसे इस अंतिम लेसन को याद किए। ऑल एट वंस द चर्च क्लॉक स्ट्रक 12। तभी चर्च की घड़ी ने 12 बजाए। देन द एंगुलस एट द सेम मोमेंट द trumpets of the Prussian returned from Dill. Then the Angulus, उसके बाद फिर एंगुलस ने एट द सेम मोमेंट, ठीक उसी समय, द ट्रम्पेट्स ऑफ द प्रूशियन, और फिर उसके बाद प्रूशियन के सिपाही ठीक उसी समय ड्रिल से लौटते हुए आए। साउंडेड अंडर द आवर विंडोज़, उन्होंने हमारी स्कूल के खिड़की के नीचे आवाज़ की। एम हैमल स्टूड अप वेरी पेल इन हिज चेयर, आई नेवर सा हिम लुक सो टॉल। एम हैमल खड़े हो गए। उनका चेहरा जो है पीला पड़ चुका था, यानी उनके चेहरे पर चिंता झलक रही थी। वह अपने कुर्सी से खड़े हो गए। आई नेवर सा हिम लुक सो टॉल, मैंने कभी उनको इस तरह से दुखी नहीं देखा था। माई फ्रेंड्स सेड ही, उन्होंने कहा, मेरे मित्रों। आई बट समथिंग चोक्ड हिम, मैं लेकिन कुछ उनके गले में रुध गया। ही कुड नॉट गो ऑन, वह बोल नहीं सके। देन ही टर्न टू द ब्लैक बोर्ड, तब वे ब्लैक बोर्ड की तरफ गए। टुक ए पीस ऑफ चाक, उन्होंने चाक उठाया या चाक का एक टुकड़ा उठाया। एंड वेयरिंग ऑन विथ ऑल हिज माइट, और पूरी शक्ति के साथ उन्होंने लिखा। ही रोट एज लार्ज एज ही कुड, उन्होंने जितना बड़े बड़े अक्षरों में हो सकता था उन्होंने लिखा। वाइव ला फ्रांस, वाइव ला फ्रांस। देन ही स्टॉप्ड एंड लीन्ड हिज हेड अगेंस्ट द वॉल, और फिर वे रुक गए और अपने सिर को स्कूल की दीवार पर रख दिया। एंड विदाउट ए वर्ड ही मेड ए गेस्चर टू अस विथ हिज हैंड, और बिना किसी शब्द को किए हुए, यानी बिना किसी आवाज़ को किए हुए अपने हाथ को ऊपर उठाया, सलामी दी। स्कूल इज़ डिसमिस्ड, यू मे गो। स्कूल इज़ डिसमिस्ड, यू मे गो। स्कूल बंद किया जाता है, अब आप लोग जा सकते हैं। वाइव ला फ्रांस का मतलब है कि हमें जो है फ्रांस याद रहेगा, हम फ्रांस को लाइक करते हैं। तो यहाँ पे एक मैप दिया है जहाँ पे आप देख सकते हैं सबसे ऊपर उत्तरी पश्चिमी सीमा पर आप देखिए। उत्तरी पश्चिमी सीमा पर यहाँ पे जो है एक ये हिस्सा जो है ये यूके है। यूके मतलब है यूनाइटेड किंगडम, जो कि ब्रिटेन का हिस्सा है, ठीक है, जो कि ब्रिटेन का हिस्सा है। और फिर उसके बाद आप यहाँ पे देख सकते हैं ये फ्रांस लिखा हुआ है, ये फ्रांस वाला हिस्सा है। ये इंग्लिश चैनल है, ये इंग्लिश चैनल है, ये समुद्र है यहाँ पे, ये अटलांटिक महासागर है, अटलांटिक महासागर। ये बे ऑफ बिस्के है, ये फ्रांस है। जर्मनी जो है यहाँ पे है, जर्मनी ये है, ये जर्मनी है, ये बेल्जियम है। और पोलैंड जो है थोड़ा सा जर्मनी के इधर पड़ता है, ठीक। और फिर उसके बाद स्विट्ज़रलैंड, आप देखिए फ्रांस के पूर्वी हिस्से में स्विट्ज़रलैंड है, फ्रांस के पूर्वी हिस्से में इटली है, और दक्षिणी हिस्से में जो है ये भूमध्य सागर है, यहाँ लास्ट में भूमध्य सागर है, ठीक है। तो आज के लिए स्टूडेंट्स बस इतना ही। आप ध्यानपूर्वक इस लेसन को सुनें
और थोड़ा सा लेंदी हो गया है, बट मेक ए पेशेंस। और उसके बाद जो है मीनिंग, वर्ड मीनिंग को लिखने की कोशिश करें, समझने की कोशिश करें। लेसन इम्पोर्टेंट है। धन्यवाद।